नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आरबीएससी की अपनी कौन सी क्लास है? 19वीं क्लास में भी आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख शासक। ये टॉपिक दे रखा है इसके अंदर, कक्षा 7 का अध्याय 6 उसके अंदर ये टॉपिक दे रखा है। इसमें मोस्ट जितने अपने शासक है राजस्थान के प्रमुख वो दे रखे हैं और उनका मतलब एक तरीके से रैपिड रिवीजन अपना हो जाता है। हालांकि इतनी जानकारी तो नहीं है जैसे अपन सेपरेट क्लास में पढ़े पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, तो एक एक क्लास एक एक शासक पे एक एक या दो क्लास भी लग जाती है। लेकिन कुछ जानकारी अपन ने इसकी आरबीएससी की तो पूरी ली है, कुछ जानकारी मैं एक्स्ट्रा दूंगा आपको, तो आप लोगों के मन में आरबीएससी का भय जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है पूरी क्लास, तो जिसको लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए कर देना, शेयर करना चाहिए कर देना, कोई मना नहीं है अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये सब आप दाब दाब के कर सकते हो। चलिए, पाठ यहाँ पे इसका ऐसे शुरू होता है कि दो बच्चियां जो है फलानी फलानी वो जाती है कहीं घूमने, वहां घूमने जाती है तो वहां पे वो जो चीजें देखती है उसका मतलब बताती है। तो कोई जयपुर गई तो जयपुर के जंतर मंतर का बताया कि हमने सुना है जंतर मंतर का निर्माण जो है सवाई जय सिंह ने करवाया। अब जंतर मंतर वेधशाला है, सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया। इसके अलावा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जिसको अपन ने डीजे बम के नाम से ट्रिक से याद भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये चलिए वहां की। फिर उसने एक बच्चे ने और कहा क्लास में, गुरुजी मैं चित्तौड़ गया था, वहां पे मैंने विजय स्तंभ देखा और विजय स्तंभ महाराणा कुंभान बनाया। जितने मेरे जड़ा कोई गुरुजी अबे बीच में कूद दिया। अरे तुम्हें जो है पता नहीं, शासक तो मैं बताता हूं अब कि तुम्हें राजस्थान में कौन कौन से कैसे कैसे शासक हुए, और यहां से इस तरीके से पाठ शुरू होता है। तो मैं भी आप लोगों को बताता हूं राजस्थान में कौन कौन से शासक हुए। उसमें सबसे पहला आप लोगों को दे रखा है पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। अब ये चौहान वंश का शासक था। चौहानों की शाखा जो है सांबर के अंदर वासुदेव द्वारा स्थापित की गई थी और उसके बाद में ये शाखाएं अलग अलग जगह आगे बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी चौहानों की अजमेर वाली शाखा है ये, और अजमेर वाली शाखा में अजय राज हुआ है, अर्णोराज हुआ है, बिशल देव चतुर्थ हुआ है, विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिशल देव कहा गया, ये हुआ है। ये मुख्य मुख्य शासक हुए। उसमें बाद में पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। ये कर्पूरी देवी बताते हैं कि दिल्ली के जो तोमर थे, तोमरों ने दिल्ली को बसाया, उन दिल्ली के तोमरों की पुत्री थी कर्पूरी देवी, उनका पुत्र था ये। अल्पायु के अंदर ही सोमेश्वर जो है वो एक युद्ध में मारे जाते हैं, तो फिर अल्पायु में ही ये शासक बन जाते हैं पृथ्वीराज, और इनकी संरक्षिका बन जाती है कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी क्या बन जाती है? संरक्षिका। संरक्षिका कर्पूरी देवी बनती है। संरक्षक बनता है कैमास, जिसे कदमदास के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। वो कैमास इनका सेनापति भी था, मुख्यमंत्री था, वो इनका संरक्षक बन जाता है। क्योंकि इनकी उम्र तो थी कम, तो इसलिए ये संरक्षिका और संरक्षक बन जाते हैं। तो ये संरक्षिका बनी, ये ध्यान में रखना है। और ये फोटो हूबहू आरबीएससी की किताब से ही आप लोगों के लिए लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे की जानकारी में आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज ये दे रखा है आपके आरबीएससी में, ठीक है, कि इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। क्या पता आने वाले समय में पूछ ले, यदि एग्जामिनर का कह नहीं सकते आजकल कैसे प्रश्न बनाए, कह नहीं सकते, तो ये भी ध्यान रखना। इनके दरबारी विद्वान बताए हैं ये सारे के सारे, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी रट लेना। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई जो इनका मित्र भी था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, पृथ्वी भट्ट आदि, ये सारे इनके दरबार में उपस्थित विद्वान थे। और चंद्रबरदाई ने कौन सी रचना लिखी है? पृथ्वीराज रासो लिखी है। जयानक की भी पूछी जाती है, ये भी ध्यान रखना, इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज विजय। संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे ये, पृथ्वीराज विजय लिखी है। प्रमुख उपाधियां ये दे नहीं रखी आरबीएससी में, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने शामिल किया। दल पुंगल, राय पिथौरा और हिंदू सम्राट की उपाधियां इन्होंने धारण की, ठीक है। इनकी प्रेमिका या पत्नी भी कह सकते हो संयोगिता है, ठीक है। गहड़वाल जयचंद की पुत्री है। वैसे तो देखा जाए तो मासियात भाई थे दोनों, जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान। तो फिर उनकी बेटी से जो है इन्होंने हरण करके लेके गए थे, और इसकी स्टोरी तो लगभग आप सभी को पता है। इनकी घोड़ी का नाम नाट्यरमा मिलता है, और नाट्यरमा इसलिए ये कहते हैं कि ये जब तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ने जा रहे थे तो इनकी घोड़ी जो है वो चेंज हो गई, और घोड़ी मिल गई इनको बंदोली में नाचने वाली।
अब जैसे ही वो रण भेरी बजती, बिल्कुल बजते, वो घोड़ी तो वहां नाचने लगती, वो आगे बढ़ती नहीं। अब क्या शादी ब्याह की घोड़ी आएगी तो वो नाचने लग जाती। लेकिन ये किंवदंतियां हैं साथियों, इनमें सच्चाई जो है बहुत कम है। ये किंवदंतियों के आधार पर कही हुई बातें हैं। कई जने कहते हैं एक काल कमेंट करें कि गुरुजी सुपारी जो है वो साइड में रख के पढ़ाया करो। अब सुपारी यार चलती क्लास में कौन खाता है? जब यहाँ पे कंटिन्यू बोलते हैं ना, तो आप लोग कभी कंटिन्यू बोलो और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कंडीशन क्या होती है। और आप लोगों ने देखा होगा मैं क्लास में बहुत कम ऐसा होता है जिसमें मैं पानी भी पीता हूं, और मैं क्लास में कट भी नहीं लेता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको जोड़ी हुई क्लासें मिलेगी। लाइव नहीं लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि लाइव में बहुत ज्यादा टाइम पास होता है, वो क्लासेस विद्यार्थी हित में सही नहीं है। बाकी मैं एक कट में ही लेता हूं। यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि जब लगातार आप बोलोगे तब पता चलेगा कि कंडीशन बोलने में क्या होती है। सुपारी क्या, पान खाया हुआ भी मुंह लग सकता है, ठीक है ना, मुंह सूखता है अंदर से, तब पता चल जाता है अपने आप बोलने में, अपने आप जो है लहजा चेंज हो जाता है। तो ये मतलब खुरापाती इतना दिमाग लाते कहां से हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो पढ़ने में दिमाग है। सुपारी खा रहा है कि बाल आज की स्टाइल में ओढ़ी ओढ़ा है, कि शर्ट क्यों पहरी हो है, टी शर्ट क्यों पहरी हो है, हाथ में क्या, पग में क्या, पग तो दिखे नहीं था, नहीं तो थे और भी, मतलब और कोई कमेंट भी कर दियो, ठीक है। प्रमुख युद्ध, अब ये दे नहीं रखे आपके आरबीएससी में, जिसमें ये तुमुल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमुल के युद्ध को पाहुबा का युद्ध भी कहते हैं। पाहुबा का युद्ध ये हुआ कब था? ये हुआ था 1182 में। हुआ किसके साथ में था? परमर्दी देव के साथ में। परमर्दी देव, परमर्दी देव में भी आपको याद दो रखना है, आला और उदल इसके सेनापति थे। आला और उदल, और इनके वीर गाथा के रूप में बुंदेलखंड में आज भी गीत इनके वीर गाथा में चलते हैं। और आला उदल ने बहुत अच्छी तरीके से लड़ा। पहले परमर्दी देव जो है इनका विरोधी हो गया था, फिर वापस बुलाए, फिर युद्ध लड़ा, आखिर में हारे, पृथ्वीराज जीता था। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, इससे पहले पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया, भंडारको का दमन किया। मतलब शुरुआत में संघर्ष बहुत करना पड़ा था, ठीक है। यह है तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। हुआ किसमें, किसके साथ में? मोहम्मद गौरी के साथ। पहला युद्ध मोहम्मद गौरी हारा, दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीतता है। दूसरा युद्ध जीतता है, एक तो अपने क्या है कि यहाँ पे उदारवादी राजा ज्यादा हुए, माफ कर देते, जाने देते, वो जा रहा है उस पर हमला नहीं करते। दूसरी बात कि ऐसो आराम में डूब जाते, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाता था कि ये हरा दिया है, वापस हरा देंगे। लेकिन ये जो है कूटनीति से काम लेते हैं, और तराइन के द्वितीय युद्ध में क्विवाम उल मुल्क नाम का एक दूत होता है, उसे भेजते हैं। मोहम्मद गौरी कहता है मैं तो क्या भेजा हुआ सेनापति हूं, पीछे राजा मेरा भाई है, उससे परमिशन लूंगा, मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे सेना को जमाया है, मैं हमला नहीं करूंगा, मैं परमिशन लूंगा, यदि वो कहेगा कि हमला करना है तो अपन हमला कर देंगे और युद्ध लड़ लेंगे, नहीं कहेंगे तो फिर मैं अपने बोरिए बिस्तर लेकर चला जाऊंगा। पृथ्वीराज ने विश्वास कर दिया कि हाँ यार हो जाएगा ऐसा। और उसके बाद में जब सुबह का समय था, जब राजपूती सेना पूरी ही अपने नित्य कर्मों में लगी हुई थी, तब ये हमला करते हैं, तब फिर वहां पे जो है युद्ध होता है, और उसके बाद में पृथ्वीराज और इनकी सेना पराजित होती है। कई इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज युद्ध भूमि में मारा जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को मार दिया था गजनी में। वो जो पंक्तियां चलती है ना, पृथ्वीराज रास्तों के अनुसार है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज को शब्द वेदी बाण की विद्या प्राप्त थी। तो फिर बाद में पृथ्वीराज ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज कहता है कि मैं ऐसे किसी सेनापति के कहने से तीर थोड़ी चलाऊंगा, वो राजा कहेगा मैं राजा हूं, राजा कहेगा तो ही चलाऊंगा। तो मतलब ऊंचाई तो वो चंद्रप्रदा ही बता देता है कि यहाँ इतनी ऊंचाई पे बैठा है, और आवाज जैसे ही वो तीर चलाने का वो कहता है, भाई शब्द वेदी बाण की जो है वो देखने के कारण क्या देखा कि आवे कि नहीं आवे, तो देखने के कारण वो जैसे आवाज देता है उसमें चलाता है और वहां मारा जाता है। लेकिन इसमें सच्चाई कम भी है, क्योंकि इसके बाद में तो 1194 का चन्नावर का युद्ध लड़ा है मोहम्मद गौरी ने, तो और बाद में और शासन किया है। तो यहाँ पे इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद है। एक ध्यान रखना, इनकी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी इच्छिनी देवी, अच्छनी देवी या इच्छिनी देवी भी कहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, जो पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बना के गजनी ले जा रहे थे तब घोड़ा लेकर जाती है और छुड़ाने के प्रयास करती है, लेकिन एक यवन तीर से ये भी मारी जाती है, ये भी इतिहासकार लिखते हैं। तो काफी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बोलकर बता दी है, और आरबीएससी की सारी इसमें नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के पास आ गई है। नेक्स्ट शासक लेते हैं महाराणा कुंभा।
कुंभा ऐसा शासक है जिसको पढ़ने के लिए 3 क्लासेस लगती है। जो अपन लेते हैं 20-25 मिनट आधे घंटे की, वैसे 3 क्लासेस लगती है। लेकिन आरबीएससी फैक्ट को अपन ने सारे शामिल किए और साथ में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग जन्म 1417 में, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये शासन काल होता है। कब से कब? जब भी किसी शासक के आगे टाइम पीरियड लिखा होता है, वो उसका शासन काल होता है कि इतने में राज्याभिषेक हुआ और यहां तक शासन किया, ठीक है। तो ये शासन काल होता है। 1417 में जन्म, वंश सिसोदिया था, सभी को पता है। गुहिल वंश भी कहते हैं, सिसोदिया भी कहते हैं, ठीक है। पिता मौकल, ये भी बता दूं, पिता मौकल, माता सौभाग्य देवी, ठीक। मौकल की हत्या कर दी थी चाचा मेहरा और इन्होंने मिलके, महबा पवार और चाचा मेहरा ने। फिर जब कुंभा शासक बनता है तो सबसे पहले इनसे बदला लेता है। ये चले जाते हैं मालवा के महमूद खिलजी के पास। महमूद खिलजी को हराता है ये और 6 माह बंदी भी बनाता है और महमूद खिलजी को जीतने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा करवाता है। कुंभा तो मतलब कुंभा के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना। सिंहासनारोहण 1433, ये वाला सन है, ठीक है। राजनीतिक उपलब्धियां बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, इनकी तो होती है विजय। और मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, ये भी इसके समय, यानी कि आवल बावल की संधि, ठीक है। मेवाड़, मारवाड़, मैत्री का मतलब है आवल बावल संधि। जट तक अवलियां, वट तक जट तक अवलियां, वट तक मेवाड़, जट तक बावलियां, वट तक मारवाड़। यानी बबूल बावलिया जहां तक है वहां तक मारवाड़ है। आवल यानी आवल के पौधे जहां तक है वहां तक मेवाड़ है। ये संधि के साथ में सीमा तय की गई। अब इनके पीछे की स्टोरी क्या है, अवल बावल संधि कैसे हुई, हंसाबाई का क्या रोल था वगैरह, ये सारा जो है अपन को इसके लिए विस्तृत क्लासेस पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें बता दी है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है और आरबीएससी के अंदर तो इससे भी कम है। ये तो मैं बता रहा हूं आपको, जब नहीं तो अकॉर्डिंग आरबीएससी तो चले तो बिल्कुल ही वहां पे तो फिर लोड पड़ता ही नहीं। इनकी कला में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी, यानी तीनों का संगम था। कटार के भी धनी थे, कलम के भी धनी थे और कला के भी धनी। तो स्थापत्य कला का तो स्वर्ण काल था इनके समय। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग बताते कि इन्होंने बनवाए। सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग था। साथ ही साथ ये लिख देना, स्थापत्य कला का भी स्वर्ण काल। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। यदि पूछे कि किसके अनुसार, तो वीर विनोद के अनुसार, श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार। ये जो फैक्ट है ना, ये किस में दे रखा है? ये दे रखा है वीर विनोद में। श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। हालांकि ज्यादातर पुनर्निर्माण थे, पुनर्निर्माण ज्यादा करवाए थे, लेकिन फिर वो निर्माण इनके काउंट हो गए, ठीक है। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग के अंदर अचलगढ़ का दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमड़ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग आदि है। अब कुंभलगढ़ की बात करें तो निर्माण संपत्ति ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया तो इनके अंदर काउंट हो गया। वही मैं कह रहा हूं, काउंट, ठीक है ना। पेन चेंज करा थोड़ी। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और विजय स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। आपको बैकग्राउंड में विजय स्तंभ दिख भी रहा है और ये इसकी 7वीं की किताब में ही दे रखा फोटो है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ, संगीत से बहुत प्रेम था इन्हें और ये ग्रंथ वगैरह बहुत लिखे इन्होंने, संगीत ग्रंथ। इनकी पुत्री भी संगीतज्ञ थी जिनका नाम था रमाबाई, वागीश्वरी के नाम से जिन्हें मानते थे, जानते थे, मानते क्या, पुत्री रमाबाई, क्या कहा जाता था, वागीश्वरी। जावर वाली माइन से जो है इनको यहाँ पे दहेज में नहीं कहेंगे अपन, दहेज में नहीं दी थी, इनको जीवन यापन के लिए दी थी बाद में, ठीक है ना। जब यहाँ पे आके रहने लगी तो जीवन यापन के लिए जावर वाली खाने इनको दे दी गई थी। अच्छा, संगीत, जो संगीत ग्रंथ है उनमें संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध, ये अभी पूछा भी गया था। सुधा प्रबंध भी कहते हैं, सूर प्रबंध भी कहते हैं। हाल ही में प्रश्न बन चुका है और कई बार बना है। कुंभा ने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी, ठीक है। रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी किस पे है? गीत गोविंद पे लिखी है।
और चंडी शतक पर भी टीका लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोनों के दोनों। और आप लोगों के लिए एक सवाल है कि गीत गोविंद किसने लिखी, ये आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, गीत गोविंद पर टीका रसिक प्रिया के नाम से कुंभा ने लिखी है। क्वेश्चन इज कि गीत गोविंद किसने लिखी है, ये कमेंट करके आप सभी को बताना है। कुंभा की प्रमुख उपाधियां, बहुत सारी उपाधियां, मन नहीं लगे कि कुंभा हली उपाधियां किन पड़े थी। कुंभा की सभी उपाधियां बहुत ज्यादा, देखो, महाराजाधिराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, बहुत सारी उपाधियां, सभी के गुरु क्या तो कुंभा ही। ठीक है, तो ये कुंभा के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, कुंभा की हत्या कर दी थी इनके ही एक नालायक बेटे ने जिसका नाम था उदा। ठीक है, अब उदा ने हत्या की। जब कुंभलगढ़ के अंदर मामादेव तालाब के पास में ये बैठे थे तो कुंभा की हत्या कर दी उदा ने काम उदय किए, लेकिन इसलिए इसको भी बाद में उदी मौत मिली है, यानी कि उदी मौत मिली है, बिजली गिरने से मरा था उदा। अब जब अपने पिता की हत्या करेगा, भाई ऊपर वाला देख रहा है कि किसको कैसे सजा देनी है, तो पितृहंता ये उदय सिंह कहलाता है, मेवाड़ का पितृहंता ये उदय सिंह उदा। ठीक है ना, तो उदयकरण भी कहते हैं, कई जगह उदयकरण इसका नाम मिलता है, तो ये आप लोग सभी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं अपन महाराणा सांगा पे। अब सांगा हाल ही में अपन ने स्कूल लेक्चरर वाली जो बैच चल रहा है अपने, उसके अंदर अपन ने पढ़ा भी था। सांगा अपन ने पढ़ा है, राजपूत मुगल संघर्ष में पढ़ा है, और दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष में भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे शासक दे रखा है तो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं आरबीएससी के अकॉर्डिंग। सांगा का जीवन काल जो है ना, संघर्ष से ही शुरू हुआ और पूरे जीवन में संघर्ष चलता रहा। पर राज्याभिषेक जब हुआ, सांगा कहीं नहीं कि मेरे राजा बनना है, जबरदस्ती राजा बनाया गया। रायमल के पुत्र थे, इनके जो है बड़ा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते थे। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया, जगमाल और ये सब इनके भाई थे। ठीक है, अब चाचा सारंगदेव वो भी राजा बनना चाहता था, और पूरी स्टोरी ऐसे चलती है, सब जगह पूछाते हैं, सब जगह कहते हैं सांगा के जोग बन रहे हैं कि राजा बनेगा। सांगा के मेरे जोग बनाना ही नहीं, जू जू जोग क्या जू जू ठोके सब, मेरे जोग बनाना ही नहीं, मेरे राजा बनना ही कौन। वहां से निर्वासित जीवन जिया, अजमेर चले गए करमचंद पंवार के पास में। करमचंद पंवार के पास में वहां पे भी कभी सो रहा था तो सांप ने आके फन ऊपर करके बैठा था, तो कोई शकुन शास्त्री पास में जा रहा था तो कि या तो ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, या ये मतलब कोई बहुत बड़ा राजा है। जब नींद में से उठा, देखा कि करमचंद ने तलवार रखी हुई। सांगा क्या, मैं मेवाड़ हूं, भाग आया हूं अटे, क्या जीवन बच जाए, और बताया नहीं था उसने कि किस लिया, कौन है क्या नहीं, और यहाँ पे उठ रहा हूं तो यहाँ पे भी तलवार रखी हुई। सांगा क्या वो है कि, तो क्या बता तू कौन है। करमचंद कहता बता तू कौन है, कि तलवार तो हटाओ मैं बताऊं, तो क्या मैं वहां का राजकुमार हूं, मैं वहां से स्टोरी बताता है, तो क्या मेरी बेटी से शादी कर। करमचंद पंवार कहता है मेरी बेटी से शादी कर। फिर इस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर बाद में जो है दूसरे राजकुमार जो थे वो अपनी अपनी मौत अलग अलग तरीके से मर गए, पीछे बचा सिर्फ सांगा को बुला के राज्याभिषेक किया गया। ये उत्तराधिकारी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको स्टोरी बताई। वास्तविक नाम संग्राम सिंह, पिता रायमल। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा से अपने राज्य की रक्षा की। दिल्ली सल्तनत के साथ में संघर्ष किया इब्राहिम लोदी के साथ में। ठीक है, खातौली का युद्ध, बाडी का युद्ध। मालवा से संघर्ष किया महमूद खिलजी, वहां पे भी शासक था। मालवा से संघर्ष किया गागरोन का युद्ध। मुगलों से संघर्ष किया बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो ये इतने सारे युद्ध लड़े हैं। ये फैक्ट आपके आरबीसी में दे नहीं रखा, लेकिन इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष या सिपाही का अंश कहा गया, क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव थे। एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, लेकिन लड़ने का जज्बा इतना था कि अपने मरते दम तक कहा कि मैं मुगलों को हराऊंगा और लड़ने चलो। 80 घाव थे शरीर पर। अपने अंगुली की ये चमड़ी यहां से उखल जाए ना, यहां से हट जाए, अपने पूरे दिन ये जीव यहीं रहता है कि यार ये दर्द ही सहन नहीं होता अपन से, जो चमड़ी के यहां से थोड़ी सी एक हटती है ना, वो यही। और ये 80 घाव थे। समझ लो कि अपन कहां है और ये कहां थे। ठीक है, प्रमुख युद्ध खातौली का युद्ध, बाडी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। बयाना और खानवा दोनों के दोनों भरतपुर के अंदर है। ठीक है, दोनों ही भरतपुर के अंदर है। 1527 की बातें हैं। 1527 में युद्ध लड़े गए। 1 फरवरी 1527, 1 मार्च 1527, एक 16 तारीख, एक 17 तारीख, जो सारा ही 3 क्लास पहले ही पढ़ाया है।
ठीक है ना, स्कूल लेक्चरर वाली क्लास में। और देखो राणा सांगा का फोटो है, राणा सांगा की छतरी जो है वो मांडलगढ़ के अंदर है, और ये छतरी बनवाई किसने? अशोक परमार जगनेर, अशोक परमार ने, मांडलगढ़ के अंदर है। राणा सांगा का स्मारक है बसवा दौसा के अंदर। खानवा के युद्ध के बाद में घायलावस्था में इनका उपचार यहीं पे करवाया गया था, और इनको फिर जहर दिया गया था, कालपी के अंदर सामंतों ने जहर दिया था। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1528, जो हाल ही में एक बार ये डेट पूछी गई थी प्रश्न के अंदर राणा सांगा में। तो ये क्लास पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू आरबीएससी चली है, लेकिन मैंने आपको कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा जानकारी दी है। ठीक है, तो ये हो गई आपके आज की आरबीएससी की क्लास भी पूरी। फटाफट नोट्स बनाओ, फटाफट शेयर कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, और नोट्स बनाओ, पढ़ना जारी रखना कुल मिला के। ठीक है, ये मेन चीज है। कहीं से भी पढ़ो, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो, चाहे किसी और से पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, पढ़ना नियमित रखना। आपकी सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल आपकी खुद की नियमितता निभाएगी। और इसी संदेश के साथ में मैं इस क्लास से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।